बालू हो, खनन हो, पट्टा हो, शराब हो, ठेकेदारी हो, इन सब चीजों से मैं दूर रहता सवाल हूँ। तीखा होगा। और आप इतने बड़े शहर में और आज भी मिट्टी के मकान में घर रहते हैं। में जन्म भी लिए हैं, अंदाजा है इसी घर में हमारी बन मृत्यु। करके आप जो नया छवि उभारे हैं पलामू के राजनीतिक में, इंडियन कैसा बैंक को हम पलामू की जनता को किस नजर से में आपने कहा कि झोला उठा के चल देंगे हम। राजनीतिक कार्यकाल में जब आप कांग्रेस में थे, एक आपके साथ बहुत अत्यंत दुखदायी घटना घटी, आप बीमार पड़े। वो इंसिडेंट आप जब नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में आपको अंतिम बार देखा गया था, आप दंडवत करके वहां से निकले हैं और दंडवत करके निकले हैं कि मैं तब आऊंगा यहाँ जब या तो हम उस कुर्सी के, जिस कुर्सी के दावेदार हैं, उस कुर्सी के लायक हो जाएंगे और नहीं तो मैं दोबारा कदम छोड़ दीजिए। विधानसभा क्षेत्र में भी जहां से भी मुझे लोग बुलाते हैं वहां मैं जाता हूं, लोगों की सेवा करता हूं और जिस दिन जनता कहेगी उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा। पलामू में घर तो देखे होंगे पर घर ऐसा नहीं देखे होंगे। आज हम उपस्थित हैं पलामू में इंडियन रोटी बैंक और क्या कह सकते हैं जेएमएम के कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता ही होता है जो पूरी पार्टी को सबसे आगे लेके चला जाता है। और कार्यकर्ता से मतलब ये होता है कि कार्यकर्ता हर चीज करने में सक्षम होता है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है अभी नगर निगम का, वो अलग है। पर हम आज लेकर के आए हैं इंडियन रोटी बैंक के ऐसे मतलब एक छोटे से कार्यकर्ता, जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक ऐसे कार्यकर्ता के घर में आए हैं और घर आपका दिखाना चाहेंगे कि कितना इस मेदिनीनगर शहर में, डाल्टनगंज नगर निगम में मिट्टी का इतना अच्छा घर कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि किस तरह से खपड़ा का घर, उसमें भी सुंदरता से के साथ जो जिस प्रकार दरवाजे और खिड़की आज भी विद्यमान है, शहर में ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि शहर अब सीमेंट और ईंट कंक्रीट से बना हुआ शहर बन गया है। के मन में सवाल आता है कि इनका व्यवसाय क्या है, ये क्या करते हैं। जेएमएम के नेता होने के बाद ना लोग कहते हैं कि करोड़ों अरबों की वसूली, अवैध वसूली हो गया, वैध वसूली हो गया, ये सब चीज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को लिए मिलता है। इन सभी चीजों के अलावा हम दीपक तिवारी जी से एक सवाल जरूर करेंगे कि आपके आय का स्रोत क्या है, सबसे बड़ा चीज। अब जो दौर चल रहा है ना नगर निगम का और विपक्ष ये सभी चीजों का जो दौर चल रहा है, वो दौर में कहीं ना कहीं दीपक तिवारी पे आरोप लगता है। दीपक तिवारी मुखर होकर बोलते हैं और अभी के तारीख में बोल सकते हैं कि नगर निगम के पक्के विपक्ष के दावेदार हैं। आखिर कैसे हैं, ये सभी चीजों पे, मुद्दे पे बहस होगी उनसे और उनसे सीधा और तीखा जवाब होगा कि आखिर वो करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। उनसे सारी चीजों पे बात करेंगे कि कैसे आगे बढ़े, कहां से। बहुत सारा सवाल है जो अभी तक अटका पड़ा है लोगों के दिमाग में। तो आखिर ये सभी चीजों, ये सभी मुद्दे पे हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। चलिए आइए, हमारे साथ दीपक तिवारी मौजूद हैं, हम दीपक तिवारी से बात करेंगे। दीपक तिवारी जी, सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आवाज पर आने के लिए। आपसे आज सीधे और तीखे जवाब में हम बात करेंगे। मेरा सवाल तीखा होगा और आपका जवाब सुनहरा हम सुनना चाहते हैं और स्पष्ट सुनना चाहते हैं। एक सवाल आपसे, आप इतने बड़े शहर में जहां सीमेंट, कंक्रीट और छड़, ईंट, ये सब से बना हुआ घर में सब लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग, 2 तल्ला 3 तल्ला कई मंजिल का घर बना करके बैठे हुए हैं, आप इतने बड़े शहर में और आज भी मिट्टी के मकान में रहते हैं। देखिए, हम कभी प्रयास भी नहीं किए हैं कि हम आलीशान बंगला में रहें, क्योंकि हमारा जन्म भी इसी मकान में हुआ था। जो आप घर देख रहे हैं ये हमारे परदादा के समय का घर है। हमने सिर्फ इतना ही किया है कि इस घर का मरम्मत करके इसको बचा के रखा है और इसी घर में जन्म भी लिए हैं, अंदाजा है इसी घर में हमारी मृत्यु होगी। मुझे कभी शौक नहीं रहा है बड़े बड़े आलीशान बंगला बनाने का या घर में रहने का, और भगवान हमें उतना सामर्थ्य भी नहीं दिया है कि मैं बहुत बड़ा बड़ा आलीशान बंगला या कोठी बनवा सकूं। लेकिन जो पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जो उनके द्वारा दिया हुआ अमानत है,
मैं उसी को बचा के रख लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप बताते हैं कि पौराणिक जमाने से पूर्वजों की दी हुई संपत्ति को आज तक बचाते आए हैं। मिट्टी के घर को सजने संवारने ये सब में बहुत बड़ा खर्च लगता है, इसीलिए पक्के के मकान लोग बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर में 2-3 तरह के फायदे हैं। गर्मी के दिनों में बहुत राहत है, इसको देख के भी हम लोग इस मकान में रहते हैं। और जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है तो अपने खेतों में बांस है, गांव में कुम्हार हैं, उन लोगों के सहयोग से यह मकान अभी भी सुसज्जित है, आगे भी सुसज्जित रहेगा। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के पक्के विपक्ष के दावेदार आप माने जाते हैं। अभी उस कड़ी पे हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ हम अब एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका 20 साल से 25 साल का जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर के आप जो नया छवि उभारे हैं पलामू के राजनीतिक में, कैसा रहा ये? देखिए, राजनीति तो मैं कांग्रेस से ही शुरू किया था और कांग्रेस में तकरीबन 18 साल रहने के बाद मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता जननायक मिथिलेश ठाकुर जी से मैं प्रभावित होकर जेएमएम में आया और आगे भी मैं जेएमएम की राजनीति करता रहूँगा। जरूरतमंदों की सेवा ही हमारा लक्ष्य है और उसको पूरा करना हमारा दायित्व भी है। इंडियन रोटी बैंक, ये नाम जब आता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 नाम पूरे शहर में छा जाता है, एक दीपक तिवारी और एक सोनू नांधारी। इंडियन रोटी बैंक को हम पलामू की जनता को किस नजर से देखना चाहिए और आप लोग का उसका जो छवि है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कहीं आप रोटी बांटते मिल जाते हैं। कोविड काल में तो ऐसा आप लोग का रहा कि माननीय मुख्यमंत्री भी आप लोग को सम्मानित किए हैं। यहाँ पलामू डीसी रहे, वर्तमान डीसी उस समय के भी आप लोग को बुलाकर सम्मानित किए। देखिए, समाज में विभिन्न तरह की बातें आती जाती रहती हैं। लोगों को मैंने कहते हुए भी सुना है कि रोटी बैंक एक एनजीओ है और रोटी बैंक से हम लोगों को सरकारी पैसा, डोनेशन, चंदा मिलता है। तो बहुत बातें हैं, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं जनता के बीच में। रोटी बैंक देश के 15 राज्यों में 112 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। रोटी बैंक का सिर्फ काम रोटी बांटना ही नहीं है। रोटी बैंक का काम है वैसे जरूरतमंद लोगों का मदद करना जो समाज में दबे कुचले हैं, जिनको समाज की जरूरत है। तो हम भिन्न भिन्न तरीके से रोटी बैंक के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं और वो माध्यम जो है, जैसे गरीब लड़कियों की विवाह में मदद, जैसे ठंड के दिनों में अलाव की व्यवस्था, जरूरतमंद जिसके यहाँ किसी की मौत हो जाती है उनको सूखा राशन की व्यवस्था, ठंड के दिनों में कंबल की व्यवस्था, गर्मी के दिनों में टैंकर से पानी देने की व्यवस्था, अन्य अन्य माध्यमों से लोगों का सेवा हम लोग टीम बनाकर करते हैं। भारतवर्ष में 65,000 के लगभग रोटी बैंक मेंबर हैं और हमारी संस्था को कोई भी सरकारी मदद, चंदा या डोनेशन नहीं मिलता है। जितने भी मेंबर हैं उनके मदद से हम लोग यह सेवा का काम आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं। यह मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं कि इंडियन रोटी बैंक के माध्यम से दीपक तिवारी जो है उन्हें फंडिंग होती है, इस तरह की बात सामने आती है। मैं तो इस चीज को क्लियर कर दिया ना कि कोई सरकारी राशि हम नहीं लेते हैं अपने संस्था में, किसी व्यक्ति विशेष से कोई चंदा डोनेशन नहीं लेते हैं। मेंबर के मदद से देश के 15 राज्य में 112 जिलों में हमारा सेवा कार्य अन्य अन्य तरीकों से चलते रहता है। एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर हैं, ना किसी तरह का अवैध काम करते हैं, ना खनन पट्टा है हमारे नाम से, ना हम बालू का व्यवसाय करते हैं, ना हम शराब का व्यवसाय करते हैं और ना ही किसी तरह का ऐसा व्यवसाय करते हैं जिससे हमारी हमारी छवि धूमिल हो जाए। देखिए, 20-22 सालों के सार्वजनिक जीवन में
ये सही बात है कि अभी तक हमारा सफ़र कांग्रेस से जेएमएम तक भी हो गया है, लेकिन आज तक मैं अपराध से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। बालू हो, खनन हो, पट्टा हो, शराब हो, ठेकेदारी हो, इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ और आज भी दूर हूँ और जीवन पर्यंत दूर रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँ जिससे कभी भी हमें सर झुका के शहर के अंदर में चलना पड़े। जहां तक शहर की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें हम, तो एक सवाल और उभरता है। आपके राजनीतिक कार्यकाल में जब आप कांग्रेस में थे, एक आपके साथ बहुत अत्यंत दुखदायी घटना घटी, आप बीमार पड़े। वो इंसिडेंट आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे? देखिए, यह घटना 2015-16 के आसपास की है। उस समय मेरा पैंक्रियाज डैमेज हुआ था और मुझे रांची होते हुए और एयरलिफ्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो उस समय मैं दिल्ली सर गंगाराम गया था और यह सच है कि उस समय हमारा पूर्व मंत्री त्रिपाठी जी से पारिवारिक रिलेशन हुआ करता था और एयरलिफ्ट की व्यवस्था उन्होंने कराई थी। लेकिन इस तरह की बातें चर्चा होती है शहर के अंदर में कि उनके द्वारा मुझे आर्थिक मदद किया गया, तो इसको मैं डिनाई करता हूँ। उनके द्वारा मुझे किसी भी तरह का इलाज के दौरान आर्थिक मदद नहीं किया गया था। पारिवारिक रिश्ता होने के चलते, क्योंकि मैं भी उस परिवार का सदस्य था, तो उन्होंने मुझे एयरलिफ्ट कराने में मदद की थी। विपक्ष हमलावर हो गए हैं और विपक्ष हमलावर हो गए हैं, इसके साथ साथ लोग बोलते हैं कि आर्थिक मदद मिली है, वो उनके नहीं हुए, हमारे सगे नहीं हुए, बहुत तरह की सवाल आती है। इसका जवाब में आप विपक्ष को क्या कहेंगे? आपके विपक्ष जो है, देखिए, विपक्ष तो ऐसा लगता है कि विपक्ष जो हैं वो हमारे परिवार के पूर्व मंत्री के साथ गुफ्तगू करते हैं। भाजपा कांग्रेस में इन लोगों में गठजोड़ है कि उन्होंने क्या मदद की है और पक्ष और विपक्ष के लोग यह चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों में गुफ्तगू होती रहती है और पब्लिक में लोग दिखावा करते हैं कि हम भाजपा में हैं तो हम कांग्रेस में हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने बीमार हुआ उस समय जो हमारे करीबी थे और हम जिसके करीबी थे, उन लोगों ने सभी ने मुझे शारीरिक रूप से या जैसे भी हो मदद पहुंचाए या हमारे लिए प्रे किए कि ये बच्चा बच जाए। तो वो एक्सीडेंट को इस तरह से बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के कुछ कह देना, ये मैं हास्यास्पद मुझे लगता है, बस यही कहूँगा। जहां तक नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में आपको अंतिम बार देखा गया था, आप दंडवत करके वहां से निकले हैं और दंडवत करके निकले हैं कि मैं तब आऊंगा यहाँ जब या तो हम उस कुर्सी के, जिस कुर्सी के दावेदार हैं, उस कुर्सी के लायक हो जाएंगे और नहीं तो मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगा। देखिए, अभी तक तो मैं जिस बार दंडवत किया था उस समय से आज तक सही में निगम कार्यालय में मैं नहीं गया हूँ। अगर मुझे जनता के काम के लिए जाने की स्थिति पड़ती है तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अधिकारियों को फ़ोन करके ज़रूरतमंदों का काम करा देता हूँ। और ये सही बात है कि जिस दिन जनता चाहेगी, वह दंडवत ही इसीलिए था कि जिस दिन जनता चाहेगी और मैं उस लायक रहूँगा कि मैं सेवा कर सकूँ, तो ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। और जब भी ये साफ करते हैं आप अपने माध्यम से कि निगम के लिए आप प्रतिद्वंदी ही नहीं, निगम के पक्के दावेदार भी हैं। देखिए, निगम क्षेत्र छोड़ दीजिए, विधानसभा क्षेत्र में भी जहाँ से भी मुझे लोग बुलाते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और जिस दिन जनता कहेगी उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं यह खुद से अपना पीठ नहीं थपथपाना चाहता हूँ कि मैं खुद से यह निर्णय ले लूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और एक बात और बता दे रहा स्पष्ट रूप से, जो आप को जानना चाहिए जनता को, कि जिस दिन जनता मुझे उस जगह पे बैठाएगी तो इनके द्वारा, पूर्व मेयर के द्वारा जितने भी भ्रष्टाचार किए गए हैं, सबसे पहले इन्हीं के भ्रष्टाचार के पोल को मैं खोलूंगा। यह बात दावे के साथ कह रहा हूं। और एक बात और, वैसे लोग मुझे जाने कि मैं खेती गृहस्थी, खेत खलिहान, रिक्शा, ऑटो, टेम्पू, ट्रैक्टर, वहाँ तक जाके मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कोई अरबपति का बच्चा नहीं हूँ।
कि एसी में जन्म लिया और एसी में ही मृत्यु। चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं। हाँ, ये बात मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि मैं बहुत जमीनी स्तर का कार्य करता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हुआ रहता हूँ। इसका उदाहरण मेरा घर, खेत खलिहान, गाय, ट्रैक्टर, ये आप देख सकते हैं, आज भी वही है जो आज के 100 साल पहले। ठीक। एक किसान का बेटा अगर आपके लिए खड़ा होता है तो आपका हक बनता है कि उसे आप अपने जननायक बनाएं। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।